हाय बच्चों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम हिस्ट्री के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर किया हूं जो एग्जाम में आने के 100% गारंटी है कि यहां से कोई ना कोई प्रश्न जरूर रहेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपका सारा हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से कवर हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है कल के एग्जाम के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे राष्ट्रीय राज्य कहते हैं, उसे राष्ट्रीय राज्य कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्हें अपने सपनों का संसार रचा? 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक सौर्यू। फ्रेडरिक सौर्यू यानी बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनसट रेनन कौन था? अनसट रेनन कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी दार्शनिक यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मैट्रिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? निम्न में से किसे मैट्रिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेजनी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया? किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया? तो राइट आंसर इसका है ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्सा के राजा विलियम प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं सदी मध्य इटली में कितने राज्यों में विभक्त था? 19वीं सदी में मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 यानी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बलूत इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, कुस्तुनतिया की संधि कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1832 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई है? किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मरियान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मरियान। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो वो पर्सा के चांसलर थे यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किनके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबू राजवंश का शासन किस देश में था? बाबू राजवंश का शासन किस देश में था? तो उसका शासन फ्रांस देश में था यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं नारीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नारीवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? तो फ्रांस की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा दिमाग में। अगला प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रूसो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेजनी यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1815। ये रहा अगला प्रश्न, जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह प्रश्न किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेटरनिक। ये रहा अगला प्रश्न,
कपूर को राजा विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया गया था? कपूर को राजा विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव एक गंभीर था, क्या था? बाल्कन क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किया किन देशों को बताया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, जर्मन का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। रहा अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 ईस्वी में लौटे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके की दौरा किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1917 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चले गए, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बारदोली आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बारदोली आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उनके बारे में सुझाव देने, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन भारत का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देशों के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1919 तुर्की, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान या सीमात गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफर खान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हंटर समिति, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग किया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? तो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया है? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो 1930 लंदन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1930। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के गुड्डेम पहाड़ियों में आदिवासियों किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू। ये रहा अगला प्रश्न, किस एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाज़त बगानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के लिए डोमिनियल स्टेट का गोलमूल सा ऐलान किस वायसराय ने किया? भारत के लिए डोमिनियल स्टेट का गोलमूल का सा ऐलान किस वायसराय ने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, यानी लॉर्ड इरविन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार राष्ट्र कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है? वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है, एक आर्थिक प्रणाली जो 50 वर्षों में उभरी है। अगला प्रश्न है, कॉर्क कानून किस देश में पारित किया गया था? कॉर्क कानून किस देश में पारित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़ों का प्रतिशत कितना था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30%, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र थे? निम्न में से कौन से देश मित्र राष्ट्र थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? तो पंजाब में बनाई गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो उसका क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्क मार्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था? पहली कार का नाम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा टी मॉडल था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1928 से 34 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत तक गिर गई थी? कितने प्रतिशत तक गिर गई थी? तो 50% तक गिर गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से किस फसल की शुरुआत में यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आलू। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, निम्न में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? तो कौन सा ऐसा फल था जो अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आलू। अगला प्रश्न है, हैसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? हैसे मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिनिदाद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? निम्न में से कौन ब्रिटेन वुड के जुड़वा संतानें हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक, दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक और IMF और वर्ल्ड बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका में आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की? निम्न में से किसी ने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की? तो सही उत्तर हो जाएगा पर्यटक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न,
गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? तो इसका सही उत्तर होगा हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने अपनाया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, पास्ता सिलिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? पास्ता सिलिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरबों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में किसे ध्रुवीय शक्तियां माना गया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में किसे ध्रुवीय शक्तियों माना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी, जापान, इटली, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमामंडन है? डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमामंडन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की है? स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कताई, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से किसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया? निम्न में से किसने कपास मिल का निर्माण किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसने कपास मिल का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुमशुदता से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन गुमशुदता से संबंधित है? व्यापारी, उद्योगपति, आवंटनिक, नौकर, कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, भारत में पुराने व्यापार के केंद्र निम्न में कौन थे? भारत में पुराने व्यापार के केंद्र निम्न में कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत और हुगली। सूरत और हुगली इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूरत, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या गुमशुदता का कार्य था? निम्नलिखित में से क्या गुमशुदता का कार्य था? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा बुनकरों का पर्यवेक्षण करना, आपूर्ति लेना, कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई? तो बम्बई में की गई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बम्बई। ये रहा अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कपास और धातु, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए? शुरुआती कारखाने कब और कहाँ आए? तो 1730 के दशक में इंग्लैंड में आए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? निम्न में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? राजकीय संरक्षण, वैज्ञानिक आविष्कार, कृषि क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्डिंग एक प्रक्रिया है। कार्डिंग एक प्रक्रिया है, क्या है? कताई, बुनाई में जिसमें कपास या उसके रेशे की कताई के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें कपड़े की फिनिशिंग की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिसमें कपास का या उनके रेशों की कताई के लिए तैयार किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? बम्बई में कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? तो 1854 में ईस्वी में, 1854 में ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं किस मशीन का विरोध कर रही थी? इंग्लैंड में महिलाओं किस मशीन का विरोध कर रही थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पिनिंग जेनी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से किसे 1917 में कोलकाता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की? निम्न में से किसने 1917 में कोलकाता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेठ हुकुमचंद। ये रहा अगला प्रश्न, कोष्टिस कौन थे? बुनकरों एक समुदाय, उद्योगपति, भूमिहीन मजदूर, किसान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुनकरों का एक समुदाय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों में किस देश के बने कपड़े की अत्यधिक मांग थी? यूरोपीय देशों में किस देश के बने कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लंदन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न, किस मशीन को आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लाई स्टल। फ्लाई स्टल यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स हरीग्रीस। जेम्स हरीग्रीस ने किया यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, ब्रिटेन के सबसे प्रमुख उद्योग थे। ब्रिटेन के सबसे प्रमुख उद्योग थे कपास और धातु। कपास और धातु यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। मद्रास में पहली बार 1874 में कताई और बुनाई की मिल खुली थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? तो सबसे पुराने कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूरत और मछलीपट्टनम यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नए युग का प्रतीक था? निम्न में से कौन नए युग का प्रतीक था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कपास यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन में विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक अगला प्रश्न है, जापान में कब और किसके द्वारा छपाई की तकनीकी लाई गई? जापान में कब और किसके द्वारा छपाई की तकनीकी लाई गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन के बाद बौद्ध मिशनरियों ने ईसा पूर्व 768 से 770 के आसपास लाई गई यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में हुई। कहाँ हुई? चीन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंग इंडिया यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, सुलेखन शब्द का अर्थ है? सुलेखन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला। सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, पांडुलिपियों का उत्पादन यूरोप में संभव हो पाया क्योंकि? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चीनी कागज रेशम और मसालों की तरह रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा। क्वेश्चन क्या था? पांडुलिपियों का उत्पादन यूरोप में संभव हो पाया क्योंकि चीनी कागज रेशम और मसालों की तरह रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुटेनबर्ग यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न, कंपोजिटर शब्द का अर्थ है? कंपोजिटर शब्द का अर्थ है क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ की रचना करता है। वह व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ की रचना करता है यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से गुलामगिरी के लेखक कौन थे? निम्न में से गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न, ऑनक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया? ऑनक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? पिकविक पेपर उपन्यास किसने लिखा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन, मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी किन 3 राष्ट्रों में आई थी? तो किन 3 राष्ट्रों में आई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन, कोरिया और जापान यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चीन, कोरिया और जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो 1886 ईस्वी में 1886 ईस्वी में छपी थी। 868 ईस्वी में छपी थी। 868 ईस्वी में छपी थी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयदेव यानी ऑप्शन नंबर ये जयदेव ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 16वीं सदी में यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित किताबें आई? 16वीं सदी में यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित किताबें आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 करोड़ यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 20 करोड़। अगला प्रश्न है, बंगाल गजट था। बंगाल गजट क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1780 में जेम्स हिकी के द्वारा संपादित एक साप्ताहिक पत्रिका जिसमें सभी के लिए वाणिज्यिक पत्र के रूप में वर्णित किया गया, जो किसी से प्रभावित नहीं था यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पत्रिकाओं का प्रकाशन किस नदी में शुरू हुआ? पत्रिकाओं का प्रकाशन किस सदी में शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं सदी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था बंगाल गजट, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के प्रत्यारोपित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को प्रत्यारोपित किया गया था, क्या किया गया था? यानी आयरिश प्रेस कानून, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रमुख चित्र विचारक था जिसके लेखन के बारे में कहा जाता है कि उसने फ्रांस में क्रांति के लिए शक्तियाँ बनाई थी? तो ऐसा कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लुईस सेबास्टियन मार्सिये, लुईस सेबास्टियन मार्सिये, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, प्रिंट का विकास सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? प्रिंट का विकास सबसे पहले कहाँ से हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत से शुरू हुआ। ये रहा अगला प्रश्न, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका नाम है डायमंड सूत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रससुंदरी देवी की आत्मकथा है? निम्न में से कौन रससुंदरी देवी की आत्मकथा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमरा जीवन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, चीन में किताबें कैसे छपी? चीन में किताबें कैसे छपी? मशीन की छपाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने 1821 में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया? कौन सा समाचार पत्र निकालना शुरू किया? तो संवाद कौमुदी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेलम क्या है? तो वेलम है चर्म पत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, गेली क्या है? धात्विक फ्रेम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, धात्विक फ्रेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वुड ब्लॉक के खिलाफ रगड़ पेपर की कला का आविष्कार कहाँ किया गया था? वुड ब्लॉक के खिलाफ रगड़ पेपर की कला का आविष्कार कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये रहा अगला प्रश्न, योहान गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो पहली पुस्तक का नाम था बाइबिल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? इसे सही उत्तर हो जाएगा हिक्की, यानी ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न, किसने कहा था छापखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इसे बनी रहे जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा? जिसने कहा था छापखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बनी रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुईस सेबास्टियन मार्सिये, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।